कॉल आएगा तो बताइएगा कोई का, ठीक है। तो कल हम लोग ने ये पढ़ा था कि जीएसटी का जो एप्लीकेबिलिटी होती है, जैसे हम लोग ने जाना था कि अगर हमारा इंट्रा स्टेट बिजनेस है तो हम लोग सिंपली उसमें CGST और HGST हम लोग लगाते हैं, और इंटर स्टेट बिजनेस जब होता है हमारा तो हम लोग IGST एप्लीकेबल करते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने कल ये समझा था, लेकिन अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक, थोड़ा सा मैं 5 मिनट ब्रीफ कर दे रहा हूँ कल का, ठीक है। तो कोई भी कंपनी बिजनेस करती है, या तो अपने ठीक विद इन स्टेट बिजनेस करेगी, विद इन स्टेट, या आउट ऑफ द स्टेट बिजनेस करेगी, उसको हम लोग बोलेंगे इंटर स्टेट बोलेंगे, या अपने कंट्री के बाहर गुड्स को सप्लाई करेगी, उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी गुड्स की सप्लाई करता है, गुड्स या सर्विस की सप्लाई करता है, तो अगर हम देखेंगे या तो अपने स्टेट में सप्लाई करेगा, या तो अपने स्टेट के बाहर सप्लाई करेगा, या कंट्री के बाहर सप्लाई करेगा, क्योंकि अब कंट्री के बाहर जब सप्लाई की जाती है उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो हम लोगों ने कल समझा था कि एक्सपोर्ट जब हम करते हैं तो कोई GST इसमें एप्लीकेबल नहीं करते हैं। और ये क्यों ऐसा होता है कि एक्सपोर्ट करने पर GST एप्लीकेबल क्यों नहीं करते हम लोग, उसका पूरा हम लोग ने वाई क्लियर किया था, करीब 45 मिनट के लेक्चर में सब समझा था हम लोगों को। और हम लोग ने ये भी समझा था कि हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हम GST नहीं लगाते, बट अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम खरीद रहे हैं दूसरे कंट्री से, तो हमारे ऊपर 2 तरीके के टैक्स अप्लाई होते हैं। एक आपका हो गया टैरिफ, जिसे हम लोग इंपोर्ट ड्यूटी भी कहते हैं, टैरिफ प्लस IGST। तो ये ऐसा क्यों होता है कि एक्सपोर्ट करने पर हम GST नहीं लगाते, बट इंपोर्ट करने पर हमारे ऊपर टैरिफ और IGST लगाई जाती है? इसके बारे में हमने डिटेल अच्छे से कल बात किया था, जो भी लोग नहीं है उसको मैं वीडियो दे दूंगा, ठीक है। खैर, आज हम ये चीज़ें रिपीट नहीं करेंगे, इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे, ठीक। तो हम लोगों का गोल था कि GST कंप्लायंसेस को पढ़ना, लेकिन हम लोगों ने शुरुआत पहले टाइप ऑफ बिजनेस के बारे में थोड़ा समझा, फिर हमने डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में थोड़ा सा समझा, फिर हमने ठीक GST अप्लाई कैसे कब होता है वो हमने समझा। आज हम समझेंगे GST रजिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है। कब हमें GST रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी होता है, और GST रजिस्ट्रेशन अगर हमें लेना है तो क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास होने वाले हैं, वो सब हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो आइए इसको जान लेते हैं। GST रजिस्ट्रेशन स्कीम। सबसे पहली बात, GST लेना कंपलसरी कब हो जाता है? देखिए, GST अगर आप कोई भी बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, हाँ आराम से बढ़िए, अगर आप कोई भी बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, और आप GST शुरू में स्टार्ट करके आप ले सकते हैं। पहला तो वॉलंटरी बेस का मतलब आप GST अपनी चॉइस से ले सकते हैं, ठीक है। बट कंपलसरी कब होता है, ठीक है? सबसे पहला इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, गुड्स से संबंधित बिजनेस है, ठीक है, कोई भी वस्तुओं से संबंधित आपका व्यापार है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, रिटेल शॉप हो, कुछ भी जिसमें आप गुड्स की एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी वस्तुएं खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं या बना रहे हैं, उस समय आपको GST लेने की थ्रेशोल्ड लिमिट जो होगी वो 40 लाख होगी। अगर आपने 40 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर क्रॉस कर दिया एक फाइनेंशियल ईयर में, अगर आपने 40 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर क्रॉस कर दिया और आपका बिजनेस है गुड्स का बिजनेस, हाँ क्या हो गया? पेमेंट करा दीजिए। अरे ठीक है, चलिए बता दीजिएगा बाद में, ठीक है। गुड्स का बिजनेस है, सपोज आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपने लगाया छोटा सा, ठीक है, और आपने बिजनेस की शुरुआत की जुलाई में, ठीक, लेकिन मार्च क्लोज होने से पहले आपने 40 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर कर दिया, टर्नओवर में सेल कर दिया, तब आपको GST लेनी कंपलसरी हो जाती है। GST नहीं रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपके ऊपर थोड़ा लीगल कंप्लायंसेस, ठीक है, चीज़ें आपके ऊपर बढ़ जाएंगी, ठीक है। दूसरा,
अगर आपका सर्विस बिजनेस है, क्योंकि कोई भी बिजनेस करेगा या तो गुड्स की बिजनेस होगी या सर्विस की बिजनेस होगी, ठीक है। तो सर्विस, इन केस ऑफ सर्विस बिजनेस या ठीक सप्लाई ऑफ सर्विसेज या सर्विस बिजनेस लिख देता हूं, कोई इशू नहीं है। तो सर्विस बिजनेस होने पर ये थ्रेशोल्ड लिमिट जो हो जाती है वो हो जाती है 20 लाख की सिंगल फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। यानी कि अब सर्विस बिजनेस कौन कौन से है, जैसे किसी का रेस्टोरेंट है, होटल है, ठीक है, किसी का कोई कंसल्टिंग फर्म है, किसी का कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, लॉ फर्म है, जो भी उसके अलावा हॉस्पिटल भी सर्विस इंडस्ट्री में आता है, ठीक है। तो जो भी सर्विस बिजनेस रन कर रहा है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए जीएसटी की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो आपका 20 लाख है, ठीक है। तो सर्विस बिजनेस के लिए 20 लाख और गुड्स के बिजनेस के लिए 40 लाख। यानी कि अगर आप गुड्स का बिजनेस कर रहे हो, 40 लाख से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन कर दिया आपने, टर्नओवर कर दिया, तब आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। नहीं लेंगे तो आपके ऊपर पेनाल्टी या काफ़ी चीज़ें हो सकती है। और अगर आपका सर्विस सेक्टर का बिजनेस है तो आपको 20 लाख से जैसे ही मतलब 20 लाख से ज़्यादा टर्नओवर अगर हो गया देन आपको जीएसटी लेना कंपलसरी है, ठीक है। अब मैंने बोला एक सिंगल फाइनेंशियल ईयर में, सपोज ये नहीं कि जैसे मान के चलिए कि मार्च तक आपका जो बिजनेस हुआ, ठीक है, आपका बिजनेस शुरू हुआ मान लीजिए अप्रैल में, ठीक है, मार्च में फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा आपका, तो मार्च तक आते आते आपने सपोज 39 लाख तक कर दिया। अब आएगा 1 अप्रैल आएगा, तो अप्रैल से फिर से जीरो से काउंट होगा। ये नहीं कि मार्च के बाद से कंटिन्यू नहीं होगा कि 39 लाख हो गया अप्रैल में तो 45 लाख, ऐसा नहीं है। तो यानी कि मैंने क्या बोला, एक फाइनेंशियल ईयर में अगर जो भी जीएसटी की थ्रेशोल्ड लिमिट जो डिसाइड की गई है, ठीक है, अगर उसको अगर आपने क्रॉस कर दिया देन आपको जीएसटी नंबर लेना है। ये तो था आपका सिंपल जो नॉर्मल स्टेट के लिए, ठीक है। अगर आप यूनियन टेरिटरी में बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग बात कर चुके हैं यूनियन टेरिटरी के बारे में, कितने 9 यूनियन टेरिटरीज है इंडिया में, 9 केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे जम्मू हो गया, अंडमान निकोबार हो गया। ये तो हो गया नॉर्मल स्टेट के लिए। नॉर्मल स्टेट में ये रूल है, बट अगर आप यूनियन टेरिटरी में बिजनेस कर रहे हैं तो ये लिमिट आधी हो जाएगी। सपोज आपका बिजनेस जम्मू में है, ठीक है, और आप गुड्स से संबंधित बिजनेस करते हैं, तो अब आपके लिए जीएसटी लेने की थ्रेशोल्ड लिमिट जो होगी 20 लाख हो जाएगी। आप 20 लाख से अगर ज़्यादा टर्नओवर कर दिए तो आपको जीएसटी लेनी कंपलसरी हो जाएगी। और अगर सर्विस बिजनेस है तो 10 लाख हो जाएगी, हाफ हो जाती है। तो ये इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, अभी आपको ऐसे लिखवा दूंगा, ठीक है। ये आपका नॉर्मल स्टेट के लिए और आपका यूटी के लिए ऐसा लगेगा। इसके अलावा हमें कब जीएसटी नंबर लेना है, अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं, ई कॉमर्स बिजनेस का मतलब जैसे आपने भी अपनी एक कोई ऑनलाइन वेबसाइट लॉन्च की, फ्लिपकार्ट के जैसे, अमेजोन से जैसे आपने बनाया, नाइका, मिंत्रा, बहुत सारे वेबसाइट हैं, आपने वेबसाइट लॉन्च किया, ई कॉमर्स वेबसाइट आपकी खुद की, तो इस केस में आपको थ्रेशोल्ड लिमिट का वेट नहीं करना। अगर ई कॉमर्स बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पहले ही दिन से जीएसटी लेना कंपलसरी है, एज पर रूल, एज पर जीएसटी लॉ जो बोल रहा है, ठीक है। ई कॉमर्स बिजनेस होने पर आपको जीएसटी नंबर कंपलसरी है। चौथा क्या है, इंटर स्टेट सप्लाई। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब कोई भी गुड्स को आप अपने स्टेट के बाहर सप्लाई देते हैं तब भी आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। तो मैंने आपको 4 कंडीशन बताए, हालांकि अभी यूटी वाला मैंने इसमें नहीं लिखा है, उसको आप एक ही में कर दूंगा। तो जीएसटी कब लेना जरूरी होता है हम लोगों को, पहला कंडीशन, अगर हमारा गुड्स का बिजनेस है, 40 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर हो गया एक सिंगल फाइनेंशियल ईयर में, तो हमें जीएसटी लेना कंपलसरी है। और अगर हम यूटी में है, यूनियन टेरिटरी स्टेट में है, तो ये लिमिट हमारी 20 लाख की हो जाती है। दूसरा, अगर हमारा सर्विस बिजनेस है और हम अगर 20 लाख से ज़्यादा का सर्विस बिजनेस का टर्नओवर कर दिए तो तब हमें जीएसटी लेना कंपलसरी होता है। अगर हम यूटी में है तो ये 10 लाख हो जाएगी। तीसरा कंडीशन क्या है, अगर हम ई कॉमर्स बिजनेस रन कर रहे हैं,
अमेजॉन फ्लिपकार्ट टाइप का अपना बिजनेस आप रन करने जा रहे हैं, तब तो आपको 40 लाख 20 लाख का वेट नहीं करना, तुरंत फर्स्ट डे से आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाएगा। फोर्थ कंडीशन मैंने बताया इंटर स्टेट सप्लाई। अगर आप जो बिजनेस कर रहे हैं उस गुड्स की सप्लाई आप अपने स्टेट के बाहर तक प्रोवाइड करते हैं, तब आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी हो जाएगा। तो ये 4 कंडीशन मैंने बताया है कि जीएसटी लेना कब कब जरूरी है। और हो सकता है ये जो मैंने लिमिट लिखवाया हुआ है ये लिमिट चेंज भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि 40 लाख हो। जब फाइनेंस मिनिस्टर जब बजट पेश करते हैं उस समय तो चीज़ें में बदलाव होता है। अभी के लिए ये है, इससे पहले शुरू में जब जीएसटी आया था तो 75 लाख की लिमिट थ्रेशोल्ड लिमिट थी, उसके बाद 50 के आप 40 कर दिए। हो सकता है कि आने वाले टाइम में और कम कर दें, बोलेंगे भैया 20 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर है, जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर सपोज आपका कोई छोटा सा बिजनेस है और आपको पता होगा कि मेरा गुड्स का बिजनेस है तो अभी मुझे जीएसटी लेने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं जीएसटी ले सकता हूँ, ऐसा नहीं, वॉलंटरी बेसिस पे आप ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप वेट करो कि मेरा 40 लाख क्रॉस हो, आप शुरू से भी ले सकते, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। तो आप एक हेडिंग बनाइए, हेडिंग बनाइए जीएसटी रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड लिमिट का बनाइएगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड लिमिट, ठीक है, लिखिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड लिमिट लिख के नंबर 1 पॉइंट आप लिखिए। नंबर 1 पॉइंट भी लिखिए, अगर बिजनेस में गुड्स की सप्लाई हो रही हो, अगर बिजनेस में गुड्स की सप्लाई हो रही हो तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की थ्रेशोल्ड लिमिट, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख सिंगल फाइनेंशियल ईयर में, ब्रैकेट में लिखिएगा सिंगल फाइनेंशियल ईयर में या सिंगल एफआई, हाँ 40 लाख आगे ब्रैकेट में इन सिंगल फाइनेंशियल ईयर, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। इसी के आगे लिखिएगा अगर ये बिजनेस यूनियन टेरिटरी में है, हाँ इसी के आगे, अगर ये बिजनेस यूनियन टेरिटरी में है तो इसकी लिमिट 20 लाख हो जाती है, ठीक है, ठीक। इस तरह से कंडीशन नंबर 2 को भी आप ऐसे ही लिख दीजिए, अपने से बना के लिख दीजिए कि सर्विस बिजनेस होने पर जीएसटी की थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख होती है। सर्विस बिजनेस होने पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख होती है। और ये बिजनेस यूनियन टेरिटरी में हो तो इसकी लिमिट 10 लाख हो जाती है, और अगर ये बिजनेस यूनियन टेरिटरी में हो तो इसकी लिमिट 10 लाख हो जाती है। ठीक है, 10 लाख हो जाती है। अब आप नंबर 3 पॉइंट लिखिए, ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होता है। ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होता है।
अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आपको बैंकिंग में भी काम आएगा, क्योंकि बैंकिंग में तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन मांगते हैं हम लोग, वो क्या होता है सारी चीज़, इसको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है ना। तो और फोर्थ पॉइंट लिखिए, इंटर स्टेट सप्लाई होने पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। इंटर स्टेट सप्लाई होने पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। ठीक, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। तो हम लोगों ने समझा कि जीएसटी कब लेना है हमें, ठीक है, किन किन कंडीशन में जीएसटी लेना कंपलसरी हो जाता है। अगर हम किसी को कंसल्टिंग दे रहे हैं, टैक्स कंसल्टिंग दे रहे हैं, बिजनेस कंसल्टिंग दे रहे हैं, तो हम लोग उसको बताएंगे, पहले पूछेंगे कि आपका कौन सा बिजनेस है। अगर वो कहता है कि भैया हमारा एक होलसेल की शॉप हमने डाली है, या मैंने एक शॉपिंग मॉल खोला है, या मेरी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मैंने डाली है छोटी सी, ठीक है, तो फिर हम लोग समझेंगे कि अच्छा ये तो गुड्स का बिजनेस है, तो उसको बताएंगे कि 40 लाख से ज़्यादा अगर होता है आपका टर्नओवर एक साल के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर में, तो तब आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप शुरू से ही जीएसटी ले सकते हो, आपकी चॉइस, जरूरी नहीं कि आप वेट करो कि 40 लाख हो जाए तब लूँगा, आप शुरू से भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, क्योंकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर आपने शुरू से ले लिया तो वो भी एक प्रकार का प्रूफ ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और ये चीज़ें, खैर, तो अब तो हम लोग ये समझ में आ गया कि कब जीएसटी लेना कंपलसरी हो जाता है। तो ये मैंने आपको 4 पॉइंट बताए। ठीक, ये हो गया जीएसटी थ्रेशोल्ड लिमिट के बारे में, कब हमें लेना होता है। अब हम लोग बात करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्कीम के बारे में। ये सारे पॉइंट आपको बहुत ध्यान से समझने हैं। अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्कीम के बारे में, और ये आपको बहुत काम आएगा शिवानी, ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ बैंकिंग में भी बहुत काम आएगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल एकदम अलग से हम, ठीक है। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्कीम को हम लोग समझ रहे हैं, मीन्स क्या होगा कि सपोज किसी का बिजनेस था और उसका बिजनेस गुड्स का बिजनेस था, ठीक, अब उसने 40 लाख की टर्नओवर क्रॉस कर दी। ठीक है, सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, संदीप का कोई बिजनेस था और इन्होंने बिजनेस की शुरुआत की थी 1 मई को अपनी बिजनेस की शुरुआत की थी, ठीक है, और इन्होंने 30 नवंबर तक इनका जो टर्नओवर हो गया, उनका टर्नओवर 45 लाख पहुंच गया 30 नवंबर तक। ठीक, अब 30 नवंबर तक यानी कि 40 लाख से क्रॉस हो गया। अब इनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है एज पर रूल। नहीं लेंगे तो कल को अगर स्क्रूटनी होती है तो बहुत अच्छी खासी पेनल्टी भी है और जेल में भी डालने का प्रावधान है। एज पर लॉ बोला गया कि आप उनका सारा गुड्स पूरा सीज कर सकते हैं, उनको जेल में भी डाल सकते हैं, यहाँ तक एक बनाया गया है। ठीक, खतरनाक कानून बनाया गया। तो अब तो ये हो गया कि संदीप को अब जीएसटी नंबर लेना है। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है तो उसमें भी 2 तरीके के जीएसटी आपको मिलते हैं, 2 तरीके के। एक का नाम होता है कंपोजिशन स्कीम। जीएसटी अगर हम रजिस्ट्रेशन लेंगे तो उसमें भी आपको 2 ऑप्शन मिलेगा। पहला ऑप्शन होता है कंपोजिशन स्कीम और दूसरा ऑप्शन होता है रेगुलर स्कीम। ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है। यानी कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन अब हमें करना है। अब हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम कंपोजिशन वाला रजिस्ट्रेशन ले लें या रेगुलर वाला ले लें। अब हम समझेंगे कंपोजिशन और रेगुलर में क्या डिफरेंट है, कब हमें कंपोजिशन वाला जीएसटी नंबर लेना है और कब हमें रेगुलर वाला जीएसटी नंबर लेना है। कंपोजिशन को हिंदी में बोलते हैं समाधान योजना। ठीक है, आप कभी कभी किसी शॉप में जब जाइएगा, उस शॉप ने अगर जीएसटी नंबर लिखा हुआ तो वो आगे मेंशन करेगा
कि समाधान योजना के अंतर्गत, इंग्लिश में लिखेगा अंडर द कंपोजिशन स्कीम, ठीक है। लेकिन रेगुलर वाले नहीं लिखते, रेगुलर वाले नॉर्मल जीएसटी नंबर डाल देंगे बस, ठीक है। जैसे हमारे जो पेंट के नीचे शॉप, इन्होंने भी लिखा है आगे समाधान योजना के अंतर्गत जीएसटी, ठीक है, इन्होंने लिखा हुआ। तो अब हम समझेंगे ये दोनों स्कीम आखिर है क्या। जैसे बैंकिंग वालों को भी काम आएगा, जैसे आप बैंक में किसी का खाता, सपोज आपका कोई भी बैंक में आप जॉब करते हैं, कोई कस्टमर आया बोला कि हमें जो अकाउंट हमें खुलवाना, करंट अकाउंट खुलवाना है, तो आप कहेंगे कि हाँ जीएसटी सर्टिफिकेट दीजिए, तो वो कहेगा कि मैम मेरे पास तो कंपोजिशन स्कीम वाला जीएसटी है। तो आपको एटलीस्ट पता तो ये सारी चीज़ें आपका पूरा रिलेट है, ठीक, रिलेट करेगा उसमें, ठीक है। तो कंपोजिशन स्कीम, रेगुलर स्कीम, पहला हम लोगों ने ये समझा कि जीएसटी नंबर लेना कब है। अब हम समझ रहे अच्छा अब लेना है तो कौन कौन सा मेरे पास वैरायटी है जीएसटी नंबर लेने की, तो दो स्कीम। आइए इसको बिल्कुल डीप में समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो समझाऊंगा, वो आपको गूगल में भी नहीं मिलेगा। अभी मैं जो सभाएं गूगल में है, बट वो आपको उस तरह से नहीं बताएंगे आपको। अब हमें जानना है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्कीम, एक स्कीम का नाम है कंपोजिशन, हिंदी में कहते हैं समाधान योजना बोलते हैं हिंदी में इसको, बहुत सारे जो छोटे बिजनेस हैं। और एक जीएसटी नंबर का रजिस्ट्रेशन टाइप होता है रेगुलर, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं हिंदी में, इसका हिंदी को यूज, हालांकि रेगुलर का मतलब नियमित कह सकते हैं आप, बट उसका हिंदी लिखना जरूरी नहीं है। अब दो तरीके के आपके पास स्कीम है, ठीक है। तो कंपोजिशन स्कीम ये छोटे बिजनेसमैन लेते हैं, जो जिनका बिजनेस छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। कितना छोटा है अब बात होती है, जिनका बिजनेस का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, छोटे बिजनेसमैन, ठीक है। ये कौन ले सकता है, टर्नओवर, अभी समझिएगा थोड़ा, अभी लिखवाऊंगा, हैविंग लेस देन 1.5 करोड़ इन AFY, जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम होता है वो ये कंपोजिशन स्कीम लेते हैं। और जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा जा सकता है उनको फिर रेगुलर स्कीम लेनी पड़ती है। जीएसटी जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो पूछता है हमसे कौन वाली स्कीम लेना है, रेगुलर या कंपोजिशन, ठीक है। तो और ठीक, रेगुलर में क्या होता है, मतलब हैविंग टर्नओवर मोर देन, यानी कि मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, मोर देन 1.5 करोड़, यानी कि अगर आपका बिजनेस 1.5 करोड़ से ज़्यादा गया देन आपको रेगुलर स्कीम आना पड़ेगा। अब दोनों में आके डिफरेंट, ये तो हो गया हमने टर्नओवर वाइज। अब आपका कंपोजिशन स्कीम में जो जीएसटी आपको पे करनी होती है, ठीक है, जो भी नेट टैक्स लाइबिलिटी जो होती है वो गुड्स के केस में आपका हो जाता है 1% और सर्विस के केस में 5% पे करना होता है। इसमें जो नेट टैक्स लाइबिलिटी होती है, इसमें एज पर गुड्स, नेट, अभी समझाऊंगा इसको अच्छे से आपको, नेट टैक्स लाइबिलिटी एज पर टैक्स कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज, मीन्स 5% भी हो सकता है, 12% भी हो सकता है, 18% भी हो सकता है, 28% भी हो सकता है, ठीक। अब इसको समझाता ध्यान से। तो पहला मैंने पॉइंट ये बताया कि कंपोजिशन स्कीम कौन लोग लेते हैं, जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है। रेगुलर स्कीम कौन लेते हैं, जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा जा सकता है या जाएगा या चला गया है, ठीक है। और कंपोजिशन स्कीम में क्या बेनिफिट मिलते हैं, स्पेशली ये छोटे बिजनेसमैन के लिए बनाया गया, ताकि क्योंकि जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं उनको जीएसटी कंप्लायंसेस करने के लिए अकाउंटेंट नहीं रखना है, उनके पास उतना बजट नहीं होता है कि हम अकाउंटेंट रखें, उसको फिर पेपर सब तैयार करें, एंट्रीज करें, अकाउंटिंग पूरा प्रोसेस करवाएं,
इतना उनके पास समय नहीं होता है, ना तो समय होता है ना बजट होता है। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि जो छोटे बिजनेसमैन, सपोज किसी का छोटा सा शॉप है, मोबाइल की शॉप है या जनरल मर्चेंट की शॉप, अब वो थोड़ा ना अकाउंटेंट रखिएगा या कुछ करेगा, उतना उसके पास बजट भी नहीं है, साथ ही साथ उसके पास इतना फाइलिंग करने का टाइम भी नहीं है। उन लोगों के लिए बोला गया भैया आप कंपनसेशन स्कीम ले लो, छोटे बिजनेसमैन हो, और आपको क्या करना पड़ेगा, जितने का भी आप सेल कर दो, अगर गुड्स का बिजनेस है तो आप मुझे 1% दे देना। सपोज किसी का कंपनसेशन स्कीम है, ठीक है, और एक छोटी सी शॉप खोला, कंपनसेशन स्कीम ले लिया, अब उसने किसी मंथ बिजनेस किया 5 लाख का सेल किया, तो 5 लाख का 1% 5,000। तो आपको सिंपली 2 लाइन का एक फॉर्म भरना पड़ता है जीएसटी की पोर्टल पे, बड़ा सिंपल है, उसको सिंपल किया गया है ताकि छोटे बिजनेसमैन को दिक्कत ना हो बिजनेस करने में। तो एक 2 लाइन का फॉर्म भरना पड़ता है, उसमें आपको लिखना पड़ेगा मेरा टर्नओवर 5 लाख, 1% आपने निकाला 5,000 पेमेंट कर दिया, हो गया फाइल जीएसटी, ठीक है। बट हो सकता है कि वो जो बिजनेस कर रहा है, जो भी गुड्स का वो बिजनेस कर रहा है, वो गुड्स पे 18% की जीएसटी एप्लीकेबिलिटी हो। सपोज कोई मेडिसिन की शॉप है, ठीक है, अब क्योंकि मेडिसिन में तो मैक्सिमम 12, अभी तो 5% हो गया, कम हो गया, इससे पहले 12% था, ठीक है। 12 पर आप लोगों ने जो एंट्रीज की होगी गैलेक्सी हॉस्पिटल वगैरह वहाँ से, उसमें देखिएगा आपने सब 12% है। अच्छा, वही मेडिकल शॉप किसी ने खोला और उसने कंपोजिशन स्कीम की जीएसटी ली है, तब उसको 12% जीएसटी नहीं पे करनी, उसको 1% जीएसटी पे करनी है। सपोज उसने किसी मंथ में मेडिसिन की सेल की 1 लाख रुपीज की, अब 1 लाख की सेल हुई, तो 1 लाख की सेल के ऊपर अगर उसने कंपोजिशन जीएसटी लिया हुआ है तो उसको 1% ही टैक्स पे करना पड़ेगा, 1,000 रुपीज। बट अगर किसी ने रेगुलर स्कीम ली है तो जो भी गुड्स के टैक्स में रेट है, सपोज गुड्स के टैक्स का रेट 12% हो सकता है, तो आपको 12% के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। 18% के गुड्स के बिजनेस है तो आपको 18% के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना पड़ेगा। बट अगर आप जो भी गुड्स का बिजनेस कर रहे हैं, वो गुड्स अगर मान लीजिए 18% के अंडर में आता है, बट अगर आपने कंपोजिशन स्कीम लिया तो अब आपको 18% के अकॉर्डिंग टैक्स नहीं देना, अब आपको अपने टर्नओवर का 1% आपको कैलकुलेट करके पे करना है। थोड़ा ये सिंपल कर दिया गया ताकि ज़्यादा, क्योंकि छोटे बिजनेसमैन को ज़्यादा झामताम ना करना पड़े, ठीक है। और ये जो ठीक जिनका बड़ा बिजनेस है या बिजनेस को बड़े लेवल तक लेके जाना चाहते हैं, उन लोग शुरू से ही रेगुलर स्कीम ले लेते हैं। अब यहाँ भी ये जरूरी नहीं है कि आप वेट करिए कि आपका 1.5 करोड़ क्रॉस कर जाए तब हम रेगुलर में आएंगे, पहले ऐसा नहीं है। आप शुरू से ही रेगुलर स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं, शुरू से ही कर सकते हैं। क्यों? अगर आपने जो प्लानिंग की है अपनी कि भाई मुझे एक बड़ा बिजनेस लॉन्च करना है, बड़े लेवल का पैन इंडिया या तो ग्लोबल लेवल का बिजनेस लॉन्च करना है, तब आप शुरू से ही फर्स्ट डे से ही आप क्या करेंगे, रेगुलर स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ठीक है। हाँ हाँ, किसमें? दोनों में वही सिंपल सी बात है। टर्नओवर अगर जीरो तो कुछ नहीं पे करना, ठीक है, टर्नओवर के बेस पे पे करना है, ठीक है। तो अब ये हम लोगों को समझ में ये आ रहा है कि कंपोजिशन स्कीम तो बहुत अच्छा है, इसमें तो टैक्स कम देना पड़ रहा है, और रेगुलर स्कीम तो बहुत ज़्यादा टैक्स। अगर सपोज कोई ऐसे गुड्स का बिजनेस कर रहा है कि जो 18% कैटेगरी में आता है और उस व्यक्ति ने कंपोजिशन लिया तो उसको 1% ही देना है, और रेगुलर उसने लिया तो 18% के अकॉर्डिंग टैक्स देना है। तो हम लोगों को यहाँ नंबर्स जब हम देखते हैं लगता है कि 1% 18%, बट ऐसा नहीं है। अब इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन को ये लगता है कि यार 1% वाला ज़्यादा फायदेमंद है। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी हम इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। जो मैं बताने जा रहा हूँ वो अब आपको वो चीज़ें गूगल पे नहीं मिलने वाली, जो मैं अभी बताया, क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। गूगल पे आप सर्च करेंगे क्या होता है, कंपटीशन बता देगा। 1.5 करोड़ से ऊपर जाएंगे तो आपको, ठीक है, रेगुलर लेना पड़ेगा, उससे कम कंपटीशन लेना पड़ेगा। इसमें 1% 5% बेसिस पे लगता है, इसमें आपका जो भी टैक्स कटेगा उसको लगता है। बट आइए हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। सपोज कोई बिजनेसमैन है, आपके पास आया, बोला कि मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन करानी है। तो आप एक टैक्स कंसल्टेंट हो, ठीक है, तो आपने बोला कि अच्छा आपका टर्नओवर कितना तक हो चुका है। उसने बोला कि मैं 1 करोड़ तक का परचेज करता हूँ साल भर में, 1 करोड़ तक की मेरी परचेज हो जाती है, ठीक है। और इस परचेज पर मैं क्या करता हूँ, मैं 5% की प्रॉफिट
ऐड करके फिर इसको आगे सेल करता हूँ। मतलब 1 करोड़ का इन्होंने परचेज किया तो 1.05 करोड़ का इन्होंने सेल किया। ठीक है, तो इनका बिजनेस है। तो अब ये आए आपके पास और आपको इन्हें कंसल्ट करना है कि आपको कौन सा जीएसटी रजिस्ट्रेशन दे, रेगुलर वाला दे कि कंपोजिशन दे। जरूरी नहीं कि अगर किसी का 1.5 करोड़ से कम है तो उसको कंपोजिशन देना, जरूरी नहीं है ऐसा। ठीक है, तो अगर आप इसे कंपोजिशन स्कीम के अंडर में रजिस्ट्रेशन देते हैं तो इसका टैक्स कितना बनेगा, और अगर आप इसे रेगुलर स्कीम में देते हैं तो इसका टैक्स कितना बनेगा। आइए इसको समझते ध्यान से, तब हम लोग एकदम दोनों ठीक चीज़ों को समझ पाएंगे। मान लीजिए कि 1% मार्जिन लेता है वो, उसने बोला कि मैं 1 करोड़ तक का परचेज कर लेता हूँ, एक और टैक्सेबल परचेज की बात करो। अब इसमें जीएसटी नहीं लगा रहे हम लोग, टैक्सेबल परचेज। ठीक है, इसने बोला कि 1 करोड़ तक का मैं परचेज करता हूँ, टैक्सेबल, इसके ऊपर जीएसटी लगनी बाकी है, और फिर इसमें 1% ऐड करके सेल करता हूँ। तो अब हम इससे कहते चलिए आपको हम कंपोजिशन स्कीम दे देते, तो क्या होगा, तो कंपोजिशन स्कीम में क्या होता है कि जो भी टर्नओवर है, टर्नओवर का 1% आपको टैक्स देना है। टर्नओवर का मतलब सेल। अब कोई पर्सन 1 करोड़ का टैक्सेबल गुड्स खरीद रहा है और उसे 1% मार्जिन ऐड करके बेचेगा तो 1 करोड़ 1 लाख में बेचेगा। ठीक है, 1 करोड़ 1 लाख रुपीस का 1% कितना हो गया, 1 करोड़ 1 लाख का 1% 1,01,000 रुपये हुआ। ठीक है, तो इसको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, जो इसको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा इस टर्नओवर पे उसको 1,01,000 रुपये का टैक्स भरना पड़ेगा। यानी कि किसी का कोई बिजनेस कर रहा है और वो साल भर में सेल 1 करोड़ 1 लाख रुपीस की कर रहा है, तो 1 करोड़ 1 लाख का 1% कितना हो गया, 1,01,000 रुपये। इतना रुपये उसको टैक्स भरना पड़ेगा अगर हम इसको कंपोजिशन स्कीम में लेके आते हैं तो। अब आइए इसको हम रेगुलर में लाते तो क्या होगा। अब रेगुलर स्कीम में क्या होता है, रेगुलर स्कीम में आईटीसी क्लेम करते हैं। रेगुलर स्कीम में एक रूल आपको शुरू में पढ़ाया था कि आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, कितनी आपकी आउटपुट टैक्स है, कितनी आपकी इनपुट टैक्स है, दोनों को माइनस करने पर जो टैक्स आया वही आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी होती है। बट कंपोजिशन में ऐसा सीन नहीं है। कंपोजिशन में कहता है टर्नओवर जितना है उसको आप 1% कैलकुलेट करके टैक्स दे दो। बट आपका रेगुलर में क्या है, रेगुलर में कहता है कि आप आउटपुट अपनी निकाल लो और आप अपनी इनपुट आप निकाल लो। ठीक है, तो आइए, तो अब अगर इस व्यक्ति को हम रेगुलर स्कीम में लेके जाते हैं तो कितना टैक्स इसके ऊपर आ सकती है, आइए समझते इसको ध्यान से। तो अब हम देखेंगे 1 करोड़ रुपए का परचेज है। सपोज ये 18% के गुड्स के कैटेगरी वाला बिजनेस करता है ये, तो 1 करोड़ का अगर परचेज है तो 18 लाख की इनपुट इसकी बनेगी, आईटीसी 18%। ठीक है, तो इसका आईटीसी बनेगा, इनपुट बनेगा 18 लाख का इनपुट बनेगा। अगर 1 करोड़ का परचेज किया तो 18 लाख का इनपुट बनेगा, और इस परचेज में वो मतलब 1% की प्रॉफिट जोड़ के आगे बेच रहा है, तो वो सेल करेगा 1 करोड़ 1 लाख में। अब 1 करोड़ 1 लाख में सेल करेंगे तो आप टैक्स भी 18% आप भी लगाओगे। आप लोग सेल परचेज का आपने एंट्री किया, आपने देखा कि सेल करते समय हम लोग टैक्स अप्लाई करते हैं, ठीक, एज पर जो भी गुड्स आपका है। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब जब आप सेल करेंगे तो आउटपुट जीएसटी निकलती है, तो आउटपुट जीएसटी कितने की आएगी, आउटपुट जीएसटी आपकी आएगी 1 करोड़ 1 लाख का 18% निकालेंगे तो 1 करोड़ का तो 18 लाख आ ही गया, और 1 लाख का 18% 18,000, यानी कि 18,18,000 का आप आउटपुट कलेक्ट करने वाले हैं। ठीक, कैलकुलेशन समझ में आ रहा है। 1 करोड़ 1 लाख का 18% कितना हो गया, 18,18,000 रुपये, और 1 करोड़ का 18% इनपुट हो गया क्योंकि 1 करोड़ आपने परचेज किया। तो हमने देखा आउटपुट हमारी बन रही है 18,18,000 की और इनपुट हमारी बन रही है 18 लाख की। तो रेगुलर स्कीम में जो भी जीएसटी का पेमेंट हम लोग करते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं, आउटपुट माइनस इनपुट। तो आउटपुट कितना है 18,18,000 और इनपुट कितना 18 लाख, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो नेट टैक्स जो आएगा कितना आएगा 18,000 रुपये आएगा। अब बताइए अगर हम इस व्यक्ति को रेगुलर स्कीम देते हैं तो इसको टैक्स ओनली पे करना पड़ेगा 18,000। इसको अगर हमने कंपोजिशन दे दिया तो इसको टैक्स पे करना पड़ रहा है 1,01,000।
किसमें ज़्यादा टैक्स लग रहा है? कंपोजिशन में। अभी देखने पे आपको लग रहा था कि 1%, अच्छा 18% है, बट जब हम बिल्कुल डेप्थ में गए, जैसे बहुत सारे बिजनेसमैन इसलिए गलती करते हैं, वो लोग कहते हैं कि नहीं यार 1% ना लेते, 1% तो कम है। अब यहाँ पास एक इसमें क्लॉज है, उसी क्लॉज को समझना है जो आपको को गूगल में भी नहीं बताया जाएगा, हालांकि होगा बट उसमें बहुत रिसर्च करना पड़ेगा आपको। क्या क्लॉज है? 1% का जो टैक्स लग रहा है आपके टर्नओवर के ऊपर लग रहा है। टर्नओवर मीन्स आपकी टोटल सेल का 1%, बट ये 18% जो टैक्स लग रहा है वो सेल पे नहीं लग रहा है टोटल। इसमें आपको बोला गया है कि इनपुट और आउटपुट को माइनस करिए। जब हम इनपुट और आउटपुट को माइनस करते हैं तब हम ये पाते हैं कि वो प्रॉफिट के 18% हम दे रहे हैं। यहां आप पूरे के पूरे सेल का 1% दे रहे हैं, यहां पास आप प्रॉफिट के 18% दे रहे हैं। सपोज किसी ने 1 करोड़ का बिजनेस किया तो 1 करोड़ उसकी प्रॉफिट नहीं हो सकती, हो सकता है कि 5 लाख प्रॉफिट किया हो, 10 लाख किया हो, 20 लाख किया हो। तो 1 करोड़ का 1% होता है आपका 1 लाख रुपीज। और यह को लेकिन हम रेगुलर में क्या करें? रेगुलर में प्रॉफिट के ऊपर लग रहा है टैक्स, क्योंकि जब आउटपुट इनपुट करते हैं, आउटपुट माइनस इनपुट करने पर वो जो टैक्स की लायबिलिटी वो प्रॉफिट पे कैलकुलेट हो जाती है, ऑटोमेटिक आ जाती है। तो 1 करोड़ का अगर कोई बिजनेस है, 1% 1 लाख देना पड़ेगा। 1 करोड़ का बिजनेस है, उसने बोला कि मेरी 5 लाख की प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट के 18%, 5 लाख के 90,000। तो देखा जाए इसका मतलब हमारा रेगुलर स्कीम आपकी जीएसटी जो लगती है वो प्रॉफिट के बेसिस पर, हालांकि प्रॉफिट के बेसिस ऐसा नहीं बोल सकते, हम लोग बोलेंगे रेगुलर स्कीम में आईटीसी क्लेम करते हैं और आउटपुट को हम सब्ट्रैक्ट करके फिर टैक्स पे करते हैं। और कंपोजिशन में ऐसा आउटपुट इनपुट का झामताम नहीं, आप सीधे सीधे आप कैलकुलेट करिए टर्नओवर, सीधे पे करिए, ठीक है। अब इसमें रेगुलर स्कीम की जो जीएसटी होती है उसमें अकाउंटिंग हमें करनी पड़ती है। क्यों अकाउंटिंग इसलिए करनी पड़ेगी? इनपुट कितनी है, आउटपुट कितनी है, सब निकालना पड़ेगा। तो इसलिए रेगुलर जो स्कीम जिन्होंने लिया है उनको अकाउंटिंग करनी पड़ती है प्रॉपर, नहीं करेंगे तो उनका लॉस हो सकता है। बट कंपोजिशन में ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं, इतने की सेल किया, 1% निकाला, फटाक से पे कर दिया, नो आउटपुट नो इनपुट, ठीक है। तो अच्छा, अब मैंने आपको जब एक सिनेरियो दिया, मैंने बोला कि 1 करोड़ का कोई परचेज करता है, 1% प्रॉफिट पे वो सेल करता है, वो व्यक्ति अगर आपके पास आएगा तो उसको कौन सा स्कीम बेटर पड़ेगा? उसके लिए रेगुलर स्कीम बेटर पड़ेगा, क्योंकि रेगुलर स्कीम 18,000 टैक्स पे करेगा। इसको मैंने कंपोजिशन में ला दिया तो 1,01,000 पे करेगा। लेकिन अब ये पूरी तरीके से सत्य नहीं है। क्यों? जरूरी नहीं कि कंपोजिशन स्कीम में ज़्यादा टैक्स लगता है। अब मैं एक चीज़ चेंज करता हूँ। अब मैंने बोला, अब उस व्यक्ति ने आपको बोला कि मेरी जो मार्जिन है, मेरी मार्जिन 20% है। अभी 1% मैंने लिया था। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बोरिंग टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको समझना, क्योंकि बिजनेस को आप समझ पाएंगे तभी अच्छे से, ठीक है। अब वो व्यक्ति आपसे बोलता है कि मेरी मार्जिन 20% की है, ठीक है। अभी बोला था 1%, अब बोले 20%। तो 20% अगर वो मार्जिन बताता है, इसका मतलब वो 1 करोड़ के गुड्स को सेल करेगा, 1 करोड़ 20 लाख में सेल करेगा। अभी क्या 1 करोड़ 1 लाख में सेल कर रहा था, अगर कोई 20% मार्जिन बोलेगा तो क्या होगा? 1 करोड़ 20 लाख में वो सेल करेगा। आइए अब हम लोग चेक करते हैं कि अब कितना टैक्स आएगा। इसने मार्जिन अपनी चेंज की तो कितना टैक्स आएगा, कौन स्कीम में ज़्यादा फायदा मिलेगा, ये देख लेते हैं फटाफट हम लोग। तो सिंपल कैलकुलेशन, इसमें तो हमें नेट टैक्स जो पे करना है टर्नओवर का 1%। टर्नओवर कितना? 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 20 लाख का 1% कितना हो गया? 1,20,000। तो अगर हम इसको बोलते हैं कि आप कंपोजिशन स्कीम ले लो जीएसटी का, तो इनका टैक्स आएगा 1,20,000 रुपए का टैक्स भरना पड़ेगा अगर इनका साल भर में, मतलब। आइए इनको हम अब रेगुलर में लेके आते हैं। रेगुलर हम लाएंगे तो कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, ये देख लेते हैं, चेक करते हैं। तो रेगुलर में पहली बात आईटीसी इनको 18 लाख की मिलेगी, क्योंकि 1 करोड़ का परचेज था, इनपुट 18 लाख की, ठीक। समझ पा रहे? थोड़ा अगर आप डाउटफुल हो तो पूछिएगा, अगर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और आउटपुट यहाँ कितना बनेगा? आउटपुट बनेगा 1 करोड़ 20 लाख का 18%, कितना हो गया? 1 करोड़ का 18% 18 लाख हो गया, 20 लाख का 18% हो गया आपका कितना हो गया? कैलकुलेट करिए जरा, 20 लाख 18%, तो 3,60,000, ठीक है। 3,60,000 18,000 तो 21,60,000। इनकी जो आउटपुट बनेगी वो आउटपुट बनेगी 21,60,000 आउटपुट बनेगी। तो आइए
अब हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे रेगुलर स्कीम में तो आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट क्या है 21,60,000, इनपुट क्या है 18 लाख, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना टैक्स आएगा 3,60,000 इनका टैक्स आएगा। अब देखिए टैक्स किस में ज़्यादा है, रेगुलर में ज़्यादा है, अभी तो कंपोजिशन में ज़्यादा था। इसका मतलब सारा खेल है मार्जिन्स का। अगर आपकी मार्जिन हाई है तो आपके लिए कंपोजिशन स्कीम बेटर है, अगर आपकी मार्जिन बिजनेस में लो है तो आपके लिए रेगुलर स्कीम बेटर है। अब समझिएगा, जब मैंने 1% की मार्जिन ली थी तो टैक्स कम किस में आया था, रेगुलर में 18,000 सिर्फ आया था। बट मैंने जब इसके मार्जिन को 20% कर दिया, अब आप देखिएगा अब कंपोजिशन स्कीम में ज़्यादा टैक्स बच रहा है, मतलब कम टैक्स लग रहा है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, अगर हम ये अब ये तो क्लियर हो गया कि मार्जिन हाई होने पर कंपोजिशन स्कीम में ज़्यादा टैक्स हम सेव करते हैं और मार्जिन लो रखने पर हम लोग रेगुलर स्कीम में ज़्यादा टैक्स सेव करते हैं। बट कोई ना कोई एक ब्रेक इवन पॉइंट तो होगा। ब्रेक इवन पॉइंट मीन 1% का मैंने जब मार्जिन लिया, हम लोग ने पाया कि रेगुलर में ज़्यादा टैक्स बच रहा है, ज़्यादा टैक्स बच रहा है, मतलब कम टैक्स लग रहा है। 2% में भी रेगुलर में आएगा कम, कोई ना कोई ऐसा ब्रेक इवन पॉइंट तो होगा ना। हमने जब 20% लिया तो अब हम देख रहे हैं कि यार रेगुलर में तो 3 टाइम्स ज़्यादा टैक्स लग रहा है, कम से कम लग रहा है। तो वो हम लोग ने जब लास्ट टाइम हम लोग ने जब ब्रेक इवन पॉइंट एक निकाला था, अगर किसी का 18% गुड्स का बिजनेस है तो हम लोग ने एक जब ब्रेक इवन पॉइंट निकाला था तो 7 to 8% मार्जिन अगर कोई रखता है, 7 to 8% मार्जिन अगर कोई रखता है तो दोनों में टैक्स बराबर आता है। और 8% से ऊपर जैसे ही मार्जिन वो बताता है तो फिर कंपोजिशन में टैक्स कम आता है, रेगुलर में ज़्यादा आता है। अगर 7% से मार्जिन कोई कम आपको बता रहा है तो क्या होगा, रेगुलर में आपका जो टैक्स लगेगा कम। तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग अगर कंपोजिशन स्कीम ही दे दें, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट मार्जिन वो कितना लेके चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग तब हम लोग परफेक्टली डिसाइड कर पाएंगे एज अ कंसल्टेंट, या हम खुद बिजनेस करने जा रहे हैं या हम किसी बिजनेस में हैं तो हम लोग इस तरह से हम लोग चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाएंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि 1.5 करोड़ से कम का टर्नओवर है तो आप कंपोजिशन स्कीम ले ही लो, ज़रूरी नहीं है वो। अगर आप अकाउंटिंग मेंटेन कर सकते हैं चीज़ों को, तो अगर आपकी मार्जिन आप कम लेके चल रहे हैं देन आपके लिए रेगुलर वाला ज़्यादा फायदा देगा। तो पहला तो मतलब ये हमने डिफरेंट निकाला, ठीक है। अभी रुकिए थोड़ा और समझा दूँ फिर लिखवाऊंगा, थोड़ा सा रिलेट करिएगा चीज़ों को। मार्जिन कौन डिसाइड करता होगा, ये जो बिजनेसमैन भाई, अगर आप बिजनेस करेंगे आपको तो पता है ना इतना मैं लेके चलूंगा। देखिए ये तो फिर हर आदमी कहेगा कि हम मार्जिन ज़्यादा लेके चले, कंपोजिशन ज़्यादा है, मार्जिन ज़्यादा लेके चलेगा तो अच्छी बात है, गवर्नमेंट को टैक्स ज़्यादा मिलेगा। नहीं तो फिर इसके रेगुलर के मुकाबले तो हम कम देंगे ना टैक्स। हाँ वो तो आपकी चॉइस है ना, आपकी चॉइस। ऊपर से गवर्नमेंट से कोई रूल तो नहीं है इस पे मार्जिन पे कि आप इतना ही करेंगे। हाँ मार्जिन आप चाहे जितना रखते, गवर्नमेंट चाहती है आप ज़्यादा कमाएं। सिंपल सी बात है, आप सिर्फ जीएसटी नहीं पे करेंगे, 2 प्रकार का टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स तो जीएसटी पे कर रहे हैं, फिर साल में एक बार इनकम टैक्स भी तो पे करना पड़ेगा। इनकम टैक्स में हाई मार्जिन हाई टैक्स, इनकम टैक्स मान लीजिए कि मैक्सिमम 30% का स्लैब है, तो अगर गवर्नमेंट तो चाहती है कि प्रॉफिट मुझे ज़्यादा दिखाओ, ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा टैक्स, कम प्रॉफिट। जीएसटी में तो ठीक है, कंपोजिशन स्कीम का आपने कर लिया, बट इनकम टैक्स में 30%, मतलब 18% आप जीएसटी दे रहे हैं, 30% आप इनकम टैक्स दे रहे हैं, 48% आप तो गवर्नमेंट को दे रहे हैं। हम लोग जो भी कमाई कर रहे हैं, अपनी कमाई का आधा तो हम गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि अगर कोई लग्जरी गुड्स खरीदते हैं तो 28% जीएसटी पे करते हैं और 30% आप टैक्स, तो 58% तो आप तो टैक्स ही दे रहे हैं। मतलब 100 रुपये अगर आप कमा रहे हैं तो लगभग 50 रुपीज़ आप तो सरकार को दे रहे हैं, 50 रुपये आपके जेब में आ रहा है, इतना हाई टैक्स है। इससे पहले आप लोगों को नहीं पता था, ठीक है। तो अब हाँ, अब तीसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं रिलेट कराना चाहता हूँ, तभी मैं आपको ना थोड़ा सा स्ट्रेटजी आप बना सको उस लेवल तक लाना चाह रहा हूँ। मैं चाहता लिखवा दूँ फटाफट कुछ, मैं चाह रहा हूँ कि आप चीज़ों को ना बिल्कुल एक आप खुद स्ट्रेटजी बनाओ, इस लेवल पे आपको मैं ट्रेन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब कंपोजिशन में एक नुकसान और है। क्या नुकसान है?
कंपोजिशन में हम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। इसमें तो आईटीसी क्लेम किया गया, जब परचेज करने पर आईटीसी आती है उसको हम क्लेम कर लेते हैं, तब हमारा आउटपुट से वो घटा देता है, यानी आईटीसी क्लेम करते हैं, ठीक है। कंपोजिशन में आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। रेगुलर में हम आईटीसी क्लेम करते हैं, कंपोजिशन में हम लोग आईटीसी क्लेम नहीं करते, और इस लाइन की वजह से एक बहुत बड़ा लॉस है कंपोजिशन स्कीम में। कैसे? एग्जाम्पल बताता हूँ। सपोज आपका बिजनेस ज़्यादा बड़ा नहीं है, 1 करोड़ के अंदर, ठीक है, गिरते पड़ते चलता है, ठीक, 1 करोड़ गिरते पड़ते, और आपने कंपोजिशन ले लिया, कंपोजिशन स्कीम जीएसटी नंबर ले लिया, ठीक है, और आप, लेकिन आप अपने बिजनेस को जब स्टेब्लिश करेंगे, कुछ एसेट भी तो परचेज करेंगे, फिक्स एसेट, एसी लगाएंगे, फर्नीचर लगाएंगे, टेबल चेयर और भी चीज़ें एसेट, ठीक है। तो सपोज आपने एक व्हीकल भी खरीद लिया सप्लाई देने के लिए, कोई आपका है ना जो कॉमर्शियल व्हीकल होती है, सपोज आपने कॉमर्शियल व्हीकल खरीदा 30 लाख का, कोई ट्रक खरीद लिया 30 लाख रुपए में, ठीक है। अब कॉमर्शियल व्हीकल पे तो 18% की जीएसटी, क्योंकि जो 30 लाख हम पे करेंगे ऑलरेडी वो जीएसटी इंक्लूडेड है, तो 30 लाख पे आपको लगभग 5,40,000 रुपए का आपने टैक्स पे किया, यानी कि आईटीसी। अगर आप रेगुलर स्कीम में होते तो जो आपने कॉमर्शियल व्हीकल खरीदा उसकी भी आईटीसी आप क्लेम कर लेते हैं, यानी कि मोर आईटीसी लेस टैक्स। आईटीसी अगर ज़्यादा होगी तो टैक्स कम आएगा। एग्जाम्पल मैंने बोला, सपोज 100 रुपये का आउटपुट है, आईटीसी आपने क्लेम किया 50 रुपये, तो टैक्स आएगा 50 रुपये। लेकिन आईटीसी अगर ज़्यादा है, आईटीसी सपोज 90 रुपीज़ है, तो आपको टैक्स कितना पे करना पड़ेगा? 10। आईटीसी इससे भी ज़्यादा है, आईटीसी मान लीजिए 100 है, तो आपको टैक्स कितना पे करना पड़ेगा? 0। आईटीसी और ज़्यादा 120 है, तो 20 रुपये उल्टा आपका बन गया, उल्टा गवर्नमेंट से मुझे 20 रुपये लेने हैं। तो अब आईटीसी ज़्यादा कैसे बनेगा? क्योंकि कोई भी बिजनेस जब इस्टेब्लिश करता है तो एसेट तो परचेज करने पड़ेंगे आपको, एसेट, ठीक है। सपोज आपने ठीक कॉमर्शियल व्हीकल परचेज किया, 30 लाख रुपए का कॉमर्शियल व्हीकल परचेज किया, और अगर आपने कंपोजिशन स्कीम लिया होता तो ये 5,40,000 का बेनिफिट मिल ही नहीं पाएगा आपको, आईटीसी नहीं ले सकते कंपोजिशन में। रेगुलर अगर लिया होता तो हम 5,40,000 का आईटीसी भी क्लेम कर लेते। सपोज सेम सिनेरियो था, ठीक है। अब इसने ट्रक भी खरीदा, ठीक है, परचेज तो किया गुड्स का, 18 लाख की आईटीसी गुड्स परचेज करने पर आई हमारी, बट हमने एसेट परचेज किया। अब इसमें 5,40,000 का आईटीसी और ऐड हो जाएगा, तो ये चला जाएगा 23,40,000। तो 23,40,000 में 21,60,000 का उल्टी मेरे, यानी कि अब यहाँ 1 रुपए का टैक्स नहीं लगने वाला। बट कंपोजिशन में गए तो 1 लाख का टैक्स, इसमें 0 हो गया टैक्स। इसका मतलब रेगुलर स्कीम में हम आईटीसी भी क्लेम कर सकते हैं, कंपोजिशन स्कीम में हम लोग आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसको मैं कल लिखवाता हूँ अच्छे से, ठीक है। तो अभी हमने थोड़ा सा देखिए, मैं जो भी आपको क्लासेस लूँगा, थ्योरी क्लास जो भी होगी 15-20 दिन की, मेरा पर्पस बस यही होता है कि आप स्ट्रेटजी बिल्ड कर सकें, आप कॉन्सेप्ट, ठीक, लिखवाना तो मैं ना फटाफट लिखवा दूँ, और वीडियो देखें ना उतनी अच्छी वाइब्स नहीं आती वीडियो, ठीक है। अगर आप फोकस होकर देखेंगे समझ में आ जाएगी, बट आप घर पे फोकस नहीं हो पाओगे, क्योंकि यहाँ तो आपको मजबूरी में फोकस होकर देखना पड़ेगा, घर पे तो इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन आपके होंगे। तो कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट समझेंगे देन तभी हम टैक्स कंसल्टिंग फील्ड में काम कर पाएंगे, ठीक, अकाउंट। और हम अपना बिजनेस भी कर रहे हैं कल को, या किसी बिजनेस में अगर हम कोई भी मैनेजर के पोस्ट पे या कुछ भी है, तो हमें एटलीस्ट पता होगा कि यार ये चीज़ें होती क्या है, ठीक है। खैर आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, कल मैं इसको लिखवाऊंगा आपको, ठीक है। आज हम लोगों ने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझा, ठीक है, ओके।